दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस का मेंस का पेपर है, ठीक है। और ये पेपर है हिंदी साहित्य का और ये पेपर 1 है। इसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन का सेक्शन वाइज बटा है, ठीक है ना। सेक्शन ए है और सेक्शन ए में कुल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से है पूरा पेपर। और सेक्शन बी है और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर और क्वेश्चन नंबर आगे 8 तक दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से आके 8 तक दे रखा है। और इसके साथ क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है और 5 में प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग 3 और 4 पार्ट में बटा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है ये 5 पार्ट में बटा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 पार्ट में बटा है, क्वेश्चन नंबर 7 3 पार्ट में, और आगे नीचे क्वेश्चन नंबर 8 भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा हिंदी का जो विकास है इसमें अपभ्रंश जो भाषा है किस प्रकार से योगदान रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व के बारे में वर्णन करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही रहीम की कविता की प्रासंगिकता के बारे में वर्णन करना है। और अगला है सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का वर्णन करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है कि ठीक है, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो भारत में हिंदी का विकास हुआ था और विकास होने के लिए जो चुनौतियाँ आई थी उनके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए और दक्षिण में जो हिंदी बोली जाती है, ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषताओं का निरूपण करना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का ई और दूसरे का सी है ये अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण करना है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालिए, ठीक। और इसी प्रकार से हम नीचे से देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन करना है आपको, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ है, ठीक है ना। मतलब आधुनिक काल में जो खड़ी बोली थी और इसकी जगह किसने ले ली है, ब्रज भाषा ने ले ली है। तो इसके बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि इस कथ्य की तर्कपूर्ण व्याख्या करनी है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवनागरी लिपि के महत्व का वर्णन करना है। और अब का अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अवहट्ठ का सामान्य परिचय दीजिए। तीसरे का बी क्वेश्चन है कि पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और तीसरे का ए है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालिए। और इसी प्रकार से दूसरे का ई है, यहाँ पर कह रहा है कि अवधि भाषा के बारे में कि अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं पर निरूपण करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आया है, ठीक है, यूपी पीसीएस के मेंस के हिंदी साहित्य के पेपर में। और आगे देख लेते हैं सेक्शन नंबर बी। और सेक्शन नंबर बी में यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 का ए और इसमें कहा गया है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल का विभाजन, मतलब हिंदी साहित्य का जो काल का विभाजन किया गया रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, उसी का आपको वर्णन करना है, ठीक। यहाँ कबीर की काव्य भाषा के बारे में वर्णन करना है। फिर सूर्य का जो विरह वर्णन है उसके बारे में वर्णन करना है। एंड आगे हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा के बारे में वर्णन करना है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान देना है। और इसके बाद बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, बिहारी जो है श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और इसके कथन की सार्थकता सिद्ध करनी, मतलब ये कथन दिया गया और सही बात भी है, ठीक है ना। और इसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है, ठीक है। एंड आगे यहाँ पे कहा गया कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आकलन कीजिए, ठीक। एंड आगे कहा गया कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटकों में वह चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। एंड आगे कहा गया है अज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए, ठीक है। तो यूपीपीसीएस का जो पेपर है ये पेपर बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा नहीं आता है, ज़्यादातर फैक्चुअल आता है, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में भी नहीं लिखना है, लेकिन
जो यूपीएससी का पेपर आता है वो थोड़ा सा अप होता है, और यहाँ पे आपको टेक्निकल वे में लिखना होता है। यहाँ पे देखो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर है, मान के चलते हैं 10% केवल। लेकिन जो क्वेश्चन लिखने होते हैं वो आपको यूपी पीसीएस के एग्जाम में थोड़े इजी वे में लिख दें तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आगे यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि करी जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कला का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। और आगे कहा गया कि कृष्णा सोती के उपन्यासों में चित्रित नारी चेतना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। फिर यहाँ नागार्जुन के बारे में कहा गया है कि नागार्जुन जनवादी कवि हैं, ठीक है, और इस कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। ऐसे ही कहा गया महादेवी वर्मा के संस्मरणों के महत्व पर आकलन कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंचन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है, प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। और इसके बाद आगे कहा गया है कि अज्ञे के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। और फिर है भारतीय हरिश्चंद्र के नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। क्योंकि भारतीय हरिश्चंद्र जो हैं इन्होंने अपने नाटकों में राष्ट्रीय चेतना के बारे में अधिक वर्णन किया, तो इसी के बारे में आपको स्पष्ट रूप से वर्णन करना है, ठीक। और हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान के बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। और बिहारी जो हैं बिहारी संघारस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, और इसकी आपको सार्थकता के साथ वर्णन करना ही अभी बोल दिया था, तो ठीक है। इस प्रकार से अब डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य का जो ऑप्शनल का पेपर है, हिंदी साहित्य का ऑप्शनल का पेपर है सेकंड वाला, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये पेपर है हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर, और इसको अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेपर भी सेक्शन ए में ऊपर बटा है, और इसके बाद सेक्शन बी में नीचे बटा हुआ है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं सेक्शन बी में यहाँ पे बटा हुआ है, ठीक। तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, तो यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों की 150 शब्दों में प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। देखो पेपर अगर आपने दिया है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जब भी आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है तो इसमें प्रसंग और व्याख्या, उसके बाद संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, इन तीनों की हेडिंग नहीं लिखनी होती, केवल इसके अंदर लिखना होता है। तो पहले इसको लिखो, फिर पैराग्राफ चेंज करके फिर प्रसंग को लिखो, पैराग्राफ चेंज करो, संदर्भ को लिखो, और पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या को लिखो। आगे बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ए के बारे में। देखो यहाँ पर कुछ कबीरदास की पंक्तियाँ दी गई हैं। हालांकि देखो पंक्तियाँ दी गई हैं और इसको पढ़ के आपको पहचानना है ये पंक्तियाँ किसके बारे में कह रही हैं, ठीक है। और इसके बाद ये पंक्तियाँ जिसके बारे में कह रही हैं उनकी कौन सी रचना है, ठीक है। इन सबको आपको याद करना है, मतलब ध्यान में रखना है, जब पढ़ोगे तो आपको याद आराम से हो जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रचना जो है यहाँ पे कह रही है कि पीछे लागा जाए था और लोक वेद के साथ। फिर आगे कह रहा है कि आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है दीपक दिया तेल भरे बाती हुई अगट, और पूरा किया बिस्सा उड़ा बहुर न आवो हट। तो इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास की पंक्तियाँ हैं और इनको आपको वर्णन करना है। आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, और उसके बाद व्याख्या लिखनी है। इनकी हेडिंग नहीं लिखनी है, आपको इतना ध्यान रखना है। संदर्भ लिखो, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके व्याख्या लिखो, और उसके बाद संदर्भ लिखो, प्रसंग लिखो, और उसके बाद व्याख्या लिखो। इसी प्रकार से आगे कहा गया है कि वेद पुराण बिहाई सुपंत, ये कुछ प्रकार से ये कवितावली से लिया गया है, ठीक। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और आगे हम देखते हैं इसका लास्ट वाले में भी ये कहा गया है, और ये राम KSB का है, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से दिया गया, बहुत ही अच्छे से दिया है। और क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भाव भाषा विचार की दृष्टि से निराला की कुकुरमुत्ता कविता का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो निराला जी की जो कुकुरमुत्ता कविता है इसके बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। और क्वेश्चन नंबर B है, और यहाँ पे कह रहा है कि गुप्त जी ने जो भारती में अतीत का गौरवगान और वर्तमान को रचनात्मक ऊर्जा एवं जागरण का संदेश देने हेतु किया है, ठीक है। और इसको स्पष्ट करना है। और नेक्स्ट है C, तो इसमें कहा गया है कि असाध्य बीड़ा कविता का मूल स्रोत क्या है, इसके बारे में वर्णन करना है। और कवि ने कविता सृजन की प्रक्रिया को किन स्तरों पर प्रस्तुत किया, इनके बारे में वर्णन करना है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। एंड आगे यहाँ बात की गई है
क्वेश्चन नंबर 3 में। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि सूरदास द्वारा भ्रमर गीत प्रसंग की योजना का मुख्य उद्देश्य और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है। इस कथन की संयुक्त युक्ति संगत समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे कह रहा है तीसरे का कि जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है। इसके बारे में आपको इस कथन से आप सहमत हैं, ठीक है, और सहमत हैं तो कितने सहमत हैं, और इसको उदाहरण के साथ आपको वर्णन करना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन के कहा गया है कि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीम के माध्यम से अपने ही मानसिक अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्त किया है, ठीक है, और इसमें भी आपको वर्णन करना है, तर्कपूर्ण वर्णन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कबीर जो वाणी है इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है, प्रासंगिकता के साथ में आपको उदाहरण के साथ व्याख्या करनी है। और नेक्स्ट है ब्रह्म राक्षस अस्तित्ववादी मान्यताओं और खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है। इस कथन के आलोक में ब्रह्म राक्षस कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालना है। और नेक्स्ट है हरिजन गाथा कविता के आधार पर नागार्जुन की जनवादी दृष्टि की मीमांसा कीजिए, ठीक है। एंड आगे यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सेक्शन बी का है, ठीक है, 150 शब्दों में लिखने हैं। और इसमें कहा गया है कि जिसका मन अपने बस में नहीं है वह दूसरे के मन का छंदावर्धन करता है, अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आवंडर रखता है, दूसरे को फंसाने के लिए जाल बिछाता है, और कुटज सब मिथ्याचारों से युक्त है, और वह काशी वह वैरागी, ठीक है। ये कुटज से लिया गया है, देखो यहाँ कुटज लिखा है तो यहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं, कुटज से लिया गया है। और इसके बारे में आपको प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, वही है तो ऊपर वाला पद था और ये वाला गद्य है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 150 शब्दों में लिखना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है, और उसके बाद हेडिंग चेंज करके प्रसंग संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, उसके बाद व्याख्या लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद आगे यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं, और आगे कहा है हम में आदमियत कहाँ। फिर आदमी वह है जिसके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है, हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, और ये गोदान से लिया गया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है, वीरत्व तो एक स्वावलंबी गुण है, प्राणियों का विकास संभव है इसी विचार से ऊर्जित होने से हुआ है, और जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्ध विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है, ठीक है। ये स्कंद की कविता है, रचना है। और आगे यहाँ कहा गया है कि परलोक में अधिक भोग का अवसर पाने की कामना से किया गया यह त्याग नहीं, तुम्हारी आशा और विश्वास के अनुसार यह त्याग भोग की आशा का मूल्य है, भोग की इच्छा है तो साधन रहते भोग। और आगे यहाँ कहा गया है ये कहाँ से हो भाई, इससे लिया गया है, ठीक है। काव्य साहित्य और अन्य कलाएं महत्वपूर्ण सृजनात्मक हैं, अतः उनमें राजनीतिक के कार्य विभाजन जैसे कोई विभाजन संभव नहीं होता है। कोई भी सच्चा कलाकार ध्वंस युग का अग्रदूत रहकर निर्माण का भार दूसरों पर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसकी रचना तो निर्माण तक पहुंचने के लिए ध्वंस का पार करती है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया गया है। और आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट वाला कह रहा है मैला आंचल उपन्यास की भाषा परिवाही को जीवंत करने में कितनी सफल सिद्धि हुई है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है।